नमस्ते, शेयर मार्केट न्यूज और आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरें। देखिए, जो आंकड़ा हम लोगों के सामने आया था कि जब से 26 सितंबर के बाद से ऑल टाइम हाई के बाद से जो बिकवाली चल रहा है एफआईज का, और उसने 20 दिनों में 20 ट्रेडिंग डेज में जो है उसने 1,11,000 करोड़ का शेयर बेच दिया। 1,11,000 करोड़ का शेयर उसने बेचा। वहीं डीआईज जो है वो 1,10,000 करोड़ का शेयर खरीदा, मतलब 1,10,000 करोड़ के आसपास का शेयर खरीद लिया, थोड़ा ऊपर ही खरीदा। तो बराबर रहा मतलब मामला कि जितना एफआईज ने बेचा उतना डीआईज ने खरीदा। तो फिर ये सवाल उठता है कि जो उसने बेचा और इसने खरीदा तो बाजार क्यों गिर गया। जो बाजार मतलब इस दरमियान जो है 8% गिर गया, लगभग 2100 पॉइंट्स जो है हमारा निफ्टी गिर गया, जो है वो क्यों गिर गया। वो एक जो है बड़ा ज़बरदस्त सवाल था कि जो है खरीदारी सेम है, बिकवाली सेम है, तो क्यों। तो इसको लेकर जो है हमने एक आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, जो सबसे पहले बात करते हैं एफआईज की। देखिए, एफआईज का जो टोटल खरीदारी रहा है 1992 से लेकर, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया भी था इसमें, जो है कि टोटल खरीदारी जो है उसका लगभग जो है 12 से 13 लाख करोड़ के बीच का है जो है। और वो जो है अमाउंट बढ़कर हो गया था, जिस समय मैंने ये बनाया था वो 78 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया था, मतलब 6 गुना से ज़्यादा हो गया था। यानी कुल पूंजी उसकी जो है 12 लाख करोड़ के आसपास ही लगा है जो है। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन चूँकि इतने सालों से वो जो है इन्वेस्टेड है, कई सारी जगह पे जो वो बिकवाली काफ़ी कम करता है, कई बैंकों में जो है उसकी अच्छी खासी हिस्सेदारी है जो है, और वो बना रहेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ से वो बेच बाच कर समेट कर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो सब जोड़ने के बाद जो आंकड़ा निकला था कि 67% जो है उसका शेयर लगा हुआ है जो है निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में जो है उनका एक्सपोजर जो है 67% का है, और 33% में जो है फिर बाकी शेयर्स में है। देखिए, शेयर्स में क्या है, 3 ही हैं जो है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है जो है। बाकी पैनी स्टॉक्स हो गए, एसएमई हो गए, इसमें जो है म्यूचुअल फंड और ये सब काम करते नहीं है। क्या करते हैं, ना डीआईज काम करता है ना एफआईज काम करता है। तो ये और जो भी जितने भी फंड बनते हैं, जो म्यूचुअल फंड जो बनाता है, फ्लैक्सी बनाता है, लार्ज बनाता है, स्मॉल मिड बनाता है, ये बनाता है, वो बनाता है, सब कुछ जितना भी बनाता है उसमें से अगर डेप्थ को छोड़ दिया जाए, डेप्थ को छोड़ के बाकी चीज़ें जो है इसी 3 स्टॉक से बनता है, 3 कैप से बनता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप से। ठीक है, तो एफआईज का तो क्लियर हो गया कि उसका 67% जो है एक्सपोजर निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, और 33% एक्सपोजर जो है बाकी शेयर्स में है। और बाकी शेयर्स में लगभग 5,500 के आसपास शेयर हैं इस समय, मतलब वो 5,100 या 200 के आसपास का है टोटल शेयर जो लिस्टेड है। तो और इधर जो म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें देखिए, उसमें आंकड़ा बड़ा मुश्किल से मिला है उसको जो है। पहला कि अभी जो एक रिपोर्ट आई थी कि 17,100 करोड़ रुपए उसने जो है शेयर बाज़ार में लगाए हैं जब से ये बिकवाली जो है एफआईज कर रहा है जो म्यूचुअल फंड वालों ने, जिसमें ये आया था कि लार्ज कैप में उसने 2600 करोड़ के आसपास लगाया था, मिड और स्मॉल में जो है 7,000 करोड़ के आसपास, फ्लैक्सी में 4,000, लार्ज एंड मिड में 3,351 करोड़, और रेस्ट में जो है 149 करोड़, मतलब। और इसको जो है फिर परसेंटेज वाइज किया मैंने, और उसको फिर परसेंटेज निकाल कर जो है उसका एक एवरेज निकला मेरे पास। जो एवरेज ये निकला कि इनका जो है लार्ज कैप में जो है एक्सपोजर है वो 32% के आसपास है, मिड कैप में जो है 39% है, और स्मॉल कैप में जो है वो 29% है। तो इस तरीके से टोटल म्यूचुअल फंड का अगर हम फिर लार्ज कैप और जो है रेस्ट कैप को अगर जोड़ दें तो फिर जाकर इनका एक्सपोजर हो जाता है, लार्ज में आ जाता है 32% का, और रेस्ट में आ जाता है 68% का। ठीक है, फिर इस आंकड़े को मैंने क्रॉस चेक किया। एक जो है मार्च में एक आंकड़ा आया था कि किस तरीके से तभी 2.5 लाख करोड़ जो है वो लार्ज कैप में लगा था, 2.5 लाख करोड़ के आसपास जो है स्मॉल कैप में लगा था, और 2.5 लाख करोड़ के आसपास जो है मिड कैप में लगा था। तो वहाँ भी यही एवरेज निकल कर आ रहा था कि 1/3 जो है लार्ज कैप में, बाकी 2/3 जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में। ठीक है, तो इस तरीके से इस जो है आंकड़े पे मोहर लग जाती है, क्योंकि और भी रिकॉर्ड इसका चेक किया तो वो उसी के आसपास आ रहा है। कि एक बार फिर से रिपीट कर दें कि एफआईज का जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप में है 67% का, बाकी कैप में जो है रेस्ट जितने भी हैं उसमें है 33% का, और म्यूचुअल फंड वालों का या एफआईज का जो भी आप कहें उसका जो है एक्सपोजर है लार्ज कैप में 32% का, और रेस्ट में है 68% का। तो यानी देखिए, मामला बिल्कुल यहाँ पलट गया है, क्योंकि उसका लार्ज में ज़्यादा एक्सपोजर है और बाकी में कम है। यहाँ म्यूचुअल फंड वालों का लार्ज में कम है और बाकी में ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है कि देखिए, म्यूचुअल फंड वाले जो हैं अपने जब पैसे लगाते हैं वो पैसे वहीं लगाएंगे जहाँ जैसा आपने फ़ंड ले रखा है।
ऐसा नहीं कि आपने ले रखा है मिड कैप स्मॉल कैप और में जो है फ्लैक्सी में तमाम चीज़ों पे, और वो जाकर पैसा लार्ज कैप में लगा देगा। उसका भी एक लिमिटेशन है, वो लगाते हैं, वो लोग भी थोड़ा थोड़ा बदमाशी करते हैं, इधर का पैसा उधर करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक लिमिट में होता है। तो इस तरीके से आपके जो पैसे जा रहे हैं वो पैसा पूरा का पूरा लार्ज कैप में नहीं लगा सकता, आपका जो फंड है उसके हिसाब से ही लगाएगा। ठीक है, तो जब हमने फिर जोड़ा कि 1,11,000 करोड़ रुपया जो एफआईज ने जो बिकवाली की है, तो उसमें से उसने लार्ज कैप में जो निफ्टी 50 के शेयर्स थे उसमें 74,000 करोड़ का शेयर बेचा उसने, और बाकी में उसने 37,000 करोड़ का शेयर बेचा। तो क्या हुआ कि जब निफ्टी 50 में जमकर बिकवाली हुई तो मार्केट जो है वो गिरने लगा। जो 8% जो आपने डाउन देखा वो निफ्टी 50 का कमाल है कि निफ्टी 50 में आपको दिखने लगा कि ये, तो उससे क्या होता है कि बाकी जो भाई बंधु हैं वो डर जाते हैं। देखिए, जैसे आप स्मॉल कैप में लगाए हुए हैं, आप मिड कैप में लगाए हुए हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है निफ्टी 50 के या सेंसेक्स के 30 के स्टॉक से, लेकिन चूंकि वो इंडिकेशन है, उसको देखकर लगता है कि बाजार गिर रहा है, तो उसमें जो है फिर जो है हाई तौबा मच जाती है छोटे कैप में, चूंकि जहां लोगों का कम भरोसा रहता है वहां पे ज़्यादा हाई तौबा मच जाता है। देखिए, अब बात करते हैं डीआईज के आंकड़े का। डीआईज का 1,10,000 करोड़ की खरीदारी हुई, जिसमें से 32% जो है वो लार्ज कैप का था, 68% जो है रेस्ट का था। तो उस हिसाब से उसने जो है 35,000 करोड़ का जो है लार्ज कैप का शेयर खरीदा और 75,000 करोड़ का रेस्ट का खरीदा। एफआई जो है, जो लार्ज कैप में जो उसकी बिकवाली रही वो 74,000 करोड़ की रही, और डीआईज की खरीदारी रही जो है 35,000 करोड़ की। तो जो गैप रहा वो 39,000 करोड़ का ज़्यादा शेयर बेचा, जिसके कारण जो है शेयर बाजार जो है 8% गिरा जो है, और उसके कारण जो है बाकी जगह पैनिक मच जाता है। लेकिन अब उसको देखें कि जो डीआईज की जो खरीदारी रही बाकी शेयर्स में, जिसमें कि मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गए, तो उसमें उसकी खरीदारी रही 75,000 करोड़ के आसपास की, और वहाँ डीआईज की बिकवाली थी 36,000 करोड़ के आसपास। लेकिन वहाँ जो है आप इस तरीके से देखें तो 39,000 करोड़ के आसपास जो है ज़्यादा डीआईज ने वहाँ शेयर खरीदा, लेकिन उसके बावजूद भी स्मॉल कैप मिड कैप में जो है तेज़ गिरावट देखी गई, निफ्टी 50 से ज़्यादा तेज़ गिरावट देखी गई। क्योंकि अगर इसी हफ्ते को हम देखें तो इस हफ्ते में जो है लार्ज कैप जो है, तो ये 5 दिन जो लगातार बिकवाली हुआ उसमें लार्ज कैप जो है 3.2% गिरा, मिड कैप जो है 5.2% गिरा, स्मॉल कैप जो है 7.3% गिरा, और जो है 300 स्मॉल कैप्स जो है लूज कर गया 10 से 32% के आसपास जो है अपने पैसे। तो क्या हुआ कि देखिए, वहाँ टीआईज की खरीदारी ज़्यादा थी स्मॉल कैप और मिड कैप में, लेकिन लोग जो है निफ्टी 50 को देखकर, सेंसेक्स को देखकर, और वहाँ पे चूंकि बिकवाली था, वहाँ पे चूंकि डीआईज के पास उतने पैसे थे नहीं उस फंड के लिए कि आप जो है जो एफआईज की जो बिकवाली वहाँ हो रही है उसको आप रोक पाए या उसके बराबर को मीट कर पाए, तो जिसके कारण इंडेक्स में जो है गिरावट थी। और इंडेक्स की गिरावट को देखकर जो बाकी जो रिटेलर हैं, चूँकि देखिए रिटेलर का जो ज़्यादा एक्सपोजर किस में है, उसका ज़्यादा एक्सपोजर है मिड कैप और स्मॉल कैप में। मार्च के आंकड़े में चले, जब वहाँ 7.5 लाख करोड़ का जो हम लोगों ने आंकड़ा डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें 2.5 लाख करोड़ जो था वो लार्ज कैप में था, बाकी 5 लाख करोड़ जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में था, तो वहाँ ज़्यादा एक्सपोजर था। तो जिसके कारण निफ्टी 50 और सेंसेक्स की गिरावट को देखते हुए रिटेलर बंधु जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप में जमकर शेयर बेचे, तो जिसके कारण जो है वहाँ निफ्टी 50 से ज़्यादा गिरावट हो गई। अब इसमें देखिए बात क्या होती है कि जो पूरा गेम है ये मैथ का गेम है, लेकिन आदमी देखिए इतने सारे लोग हैं जो है 18 करोड़ इन्वेस्टर हैं, 20 करोड़ के आसपास इन्वेस्टर हैं, तो आप जो है सबके माइंड गेम्स को तो कंट्रोल किया नहीं जा सकता। अगर आप एक तरीके से देखें कि सपोज़ कि अगर एक सिस्टम से चलता कि निफ्टी 50 में गिरावट होने के बावजूद भी स्मॉल कैप में तो खरीदारी हो रही थी डीआईज की, तो वहाँ कुछ नहीं होता। एक तरीके से अगर बिकवाली नहीं होती तो गिरावट ही नहीं होती, लेकिन चूंकि आदमी देखकर ऊपर डर जाता है उसके कारण जो है उसमें तेज गिरावट हुई, और जिसके कारण जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है हमारा 41 लाख करोड़ घट गया। अब देखिए जो बीएसई में जो आंकड़ा है, जहाँ से हम लोग ये उठाते हैं कि कितना जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन रहा, घटा बढ़ा जो भी है, जैसे कि जब 27 सितंबर के आसपास जो है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन था 479 लाख करोड़ का, जो है 479 लाख करोड़ का था, और उसमें जो टॉप 10 जो है बड़े स्टॉक्स जो हैं लार्ज कैप के, निफ्टी 50 के जो 10 बड़े जो दिग्गज स्टॉक्स हैं उसका एक्सपोजर था 104 लाख करोड़ का, तो ये बना लगभग 22% के आसपास। ठीक, जब ये बिकवाली हुई, बिकवाली होने के बाद जो 25 अक्टूबर को जो आंकड़ा आया वो 438 लाख करोड़ का आया,
टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, और यहाँ पे जो टॉप 10 कंपनी थे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 97,000 करोड़ के आसपास। इस तरीके से जो 41 लाख करोड़ की जो बिकवाली हुई उसमें 7 लाख करोड़ जो है ये जो टॉप 10 कंपनी थे उनके पैसे सुहाव हुए। तो ये जो बना ये 17% के आसपास बना, जबकि मामला था 22% का। जब ये शुरुआत हुई थी तो 22% से शुरुआत हुआ था जो है, और यहाँ 17% बन रहा है, यानी 5% कम गिरा ये। अब उस अनुपात से देखें तो जो लार्ज कैप वाले, क्योंकि लार्ज कैप में जो अगर 22% का जब हमने आंकड़ा लगाया तो ये बनता है लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास, लेकिन यहाँ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है टॉप 10 स्टॉक्स का घटा 7 लाख करोड़ के आसपास, यानी 2 लाख करोड़ एक तरीके से वहाँ बचा, वहाँ सेव रहा। जबकि वहाँ जो है एफआईज की ज़बरदस्त बिकवाली थी, डीआईज की कम खरीदारी थी, उसके बावजूद भी जो लार्ज कैप वाले जो बेहतरीन शेयर्स थे टॉप 10 वहाँ गिरावट कम देखी गई। तो और अगर आप 41 में से 7 घटा दें तो बाकी 34 लाख करोड़ जो है बाकी शेयर्स के घटे, जबकि उसको कायदे से जो है 32 लाख करोड़ घटना चाहिए था, इसको 9 लाख करोड़ घटना चाहिए था। इसलिए जो बातें हो रही थी कि जब ऑल टाइम हाई जाए या जो है थोड़ा सा सिचुएशन गड़बड़ हो तो आदमी को लार्ज कैप में अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे शिफ्ट करना चाहिए जो है। और ऐसे भी जब भी आपका पोर्टफोलियो रहे, आप कोई भी रहे, मतलब 50% आसपास आप लार्ज कैप का रखिए और उसके बाद जाकर बाकी 50% में स्मॉल कैप मिड कैप रखिए। पैनी स्टॉक बिल्कुल ना रखिए, एसएमई से बचिए जो है, इस तरीके से पीएसयू से बचिए, जो पीएसयू में 1-2 शेयर्स अच्छे हैं बाकी से बचिए। और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाए वैसे वैसे लार्ज कैप को बढ़ाते जाना चाहिए। फिर क्या होता है कि आप अपने जैसे उम्र के दहलीज पे रिटायरमेंट के आसपास आ गए तो जो है 80% के आसपास जो है लार्ज कैप के शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो पूरा आंकड़ा पेश हो गया। अब बात करते हैं, देखिए डीआईज का जो फॉर्मेशन हुआ था, डीआईज का फॉर्मेशन जो है 2007 में हुआ था। एक्चुअली क्या होता है कि लेहमन ब्रदर्स वाला जो मामला आया, जबकि उसका इंडिया में कोई एक्सपोजर नहीं था। सब लोग ये सोच रहे थे भाई लेहमन ब्रदर्स तो अमेरिका में चल रहा है, इंडिया में क्या होगा। लेकिन नवंबर 2007 से उसने जो है मार्केट को गिराना शुरू किया और पूरे 1 साल तक गिरा था और लगभग 60% के आसपास उस दरमियान जो है हमारा बाजार जो है नीचे गिर गया था। तो उस समय ये हुआ कि उस समय की जो सरकार थी उसने एक डीआईज का फॉर्मेशन किया जो है 2007 के एंड में हुआ था ये फॉर्मेशन। उसमें ये हुआ था कि जो शेयर, और ये मतलब काम करते करते इसको टाइम लग गया, ये 2008 के आसपास आकर जो है फिर थोड़ा सा एक्टिव हुआ। तो उसमें इन्होंने क्या, जो म्यूचुअल फंड भी थे, तमाम चीज़ थे, तो उसका एक अम्ब्रेला बनाया गया और उसमें ये कहा गया कि आप जो है जब वो बेचे, एफआई जब बेचे तो डीआईज खरीदारी करेगा ताकि शेयर बाजार को संभाल सके, और वो परंपरा अभी भी चल रही है। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदल गई, जो है स्मॉल कैप आ गया, मिड कैप आ गया, बहुत सारे म्यूचुअल फंड आ गए, लोगों के पैसे जो है उस हिसाब से अलग अलग स्कीम लेकर आने लगे, लोगों का पैसा वहाँ जाने लगा। तो नतीजा ये हुआ कि जो पैसा जिसके लिए डीआईज का फॉर्मेशन किया गया था कि एफआईज के बिकवाली को रोककर आप शेयर बाज़ार को बचाएंगे, वो पैसा चूँकि डाइवर्जन हो गया, वो पैसा ज़्यादातर जो है मिड कैप स्मॉल कैप में चला गया, लार्ज कैप में एक छोटा सा चंक रह गया, जिसके कारण एफआईज इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि ये डीआईज कितना भी बेचूंगा तो डीआईज की खरीदारी जो है वो 32% के आसपास ही रहेगी लार्ज कैप में, और वहाँ उसका 67% एक्सपोजर है। तो ये जो 35% का जो गैप है उसका वो मज़ा उठा रहा है, और ये आगे भी अगर बेचता है, जैसे कि हम लोगों ने कल बात किया था कि 1,34,000 करोड़ के आसपास जो है हमारे पास जो है म्यूचुअल फंड वालों के पास पैसे बचे हुए हैं, तो आगे भी अगर ये बिकवाली करता है तो आप उसमें इस तरीके से देखिए कि 1,34,000 करोड़ में वो 50,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है लार्ज कैप में नहीं खरीद सकता शेयर्स। और डीआईज अगर बेचने के मूड में आ जाए तो फिर जो है इसी तरह से बाजार मतलब बहुत तेज़ नहीं गिरेगा, जो है इसी तरह से धीरे धीरे देखिए, चूँकि 1 महीने में जो है 8% के आसपास गिरा, जिस तरह का फ्लो था, जिस तरह का तेज़ी थी बेचने का, अगर ये डीआईज नहीं होता तो ये बाज़ार जो है 20% के आसपास गिर गया होता। तो अगर एफआईज बेचने में आ जाए तो इसी तरीके से जो है थोड़ा थोड़ा बाज़ार नीचे खिसक सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए बाज़ार को कोई टाइम कर नहीं सकता, बाज़ार के बारे में कोई नहीं बता सकता कि कहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए नीचे चला जाए। बाकी आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहा, जो है देखिए 2 बैंकों का रिजल्ट ठीक रहा, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट ठीक रहा था, आईसीआईसीआई बैंक ने तो कमाल कर दिया। तो अब इसका शेयर बाज़ार में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, कम से कम आईसीआईसीआई बैंक के बहाने ही सही मार्केट में कुछ ऊपर का धड़कन आए वो तो कल देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये आईसीआईसीआई बैंक का जो नया मैनेजमेंट आया है ये बहुत शानदार काम कर रहा है।
देखिए आईसीआईसीआई बैंक पहले क्या था, ये कॉर्पोरेट लोन देती थी, तमाम थी, रिटेलर पे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, उस पर एचडीएफसी बैंक का था। लेकिन इसने जिस तरीके से चीज़ें बदली है उसका जो है असर दिखने लगा है आईसीआईसीआई बैंक में। और ये काफ़ी मतलब देखिए ये सब जो है बड़ा बैंक हो चुका था, 9 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला बैंक है, फिर भी उसमें जो है एक तेज़ धड़कन देखी जा रही है, एक बेहतरीन मैनेजमेंट, एक बेहतरीन प्लानिंग के तहत। अब आईसीआईसीआई बैंक का जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है वो 14% के आसपास का हुआ है, बहुत शानदार। मतलब जो भी बाजार ने उम्मीद की थी उससे कहीं ज़्यादा हो गया, ठीक है। और इंटरेस्ट इनकम जो है इसका इंक्रीज किया है 9.5% से, बहुत ही शानदार है। डोमेस्टिक लोन में भी बड़ी तेज़ बढ़ोतरी देखी गई है, लगभग 16% की बढ़ोतरी देखी गई है। और सबसे बड़ी बात कि एनपीए जो पैसे फंस जाते हैं बैंकों के, उसमें कमी आई है। पहले ये 2.1% था, 15% था, और अब घटकर जो है 1.97% हो गया है। तो जो है मतलब ये एक अच्छा जो है रिपोर्ट है। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं शेयर के तौर पे आईसीआईसीआई बैंक को। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है लगभग 9 लाख करोड़ का है। आरओई इसका जो है 19% के आसपास है, बहुत ही शानदार आरओई है, 15% के ऊपर जो है अच्छा माना जाता है, बहुत ही शानदार है। जो है पब्लिक की हिस्सेदारी जो है इसमें लगभग 9% के आसपास है। डीआई 44% है और अभी इसने थोड़ा सा बेचा है माल। एफआईज का 46% के आसपास है और इसमें उसने खरीदारी की है, ठीक है। यहाँ देखिए डीआईज बेचा है, वहाँ एफआईज ने खरीदारी की है। प्रोमोटर का 0 है ना, जो है प्रोमोटर है ही नहीं इसमें, एक तरीके से मैनेजमेंट चलाती है इस कंपनी को। और प्रॉफिट जो है इसका साल दर साल जो है इसमें वृद्धि दिखाया जा रहा है। पहले 35,000 करोड़ का था, फिर इस साल जो है 46,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया और अभी तक इसमें 50,000 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ CAGR जो है ये 59.7% कर रहा है। बुक वैल्यू से जो है ये लगभग 3.5 गुना महंगा है। और 200 DMA के RBI गवर्नर साहब की एक कथन छपी है कि उनका ये कहना है कि इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में हो जाएगा और Q4 से चीज़ें काफ़ी तेज़ इंप्रूव करेगी, इकॉनमी में जो है स्टेबिलिटी आएगी, डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बढ़ेगा, थोड़ा सा जो अभी नीचे हुआ है वो बढ़ेगा, और इनपुट कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, और जो गवर्नमेंट की जो सपोर्टिव पॉलिसी है उसको बूस्ट करेगी, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी तेज़ बढ़ेगा, और सर्विस सेक्टर जो है वो ठीक ठाक ग्रोथ कर रहा है। तो कुल मिलाकर Q4 से चीज़ें बहुत तेज इम्प्रूव होगी और साथ में जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है उनका 4% का वो अचीव कर लेंगे, ऐसा उनका कहना है। देखिए डीएलएफ का जो Q2 का रिजल्ट था काफ़ी शानदार था, 122% का जो है उसमें ग्रोथ देखा गया। अब डीएलएफ का जो है एक प्रोजेक्ट आ रहा है गुरुग्राम में और इसमें उसको उम्मीद है कि 26,000 करोड़ रुपये उससे मिलेंगे। इसमें 420 अल्ट्रा फ्लैट हैं और इसका जो है 1150 स्क्वायर यार्ड का होगा और इससे इसको उम्मीद है इस प्रोजेक्ट से कि 26,000 करोड़ आएंगे। देखिए मकान का दाम जो है कितना तेज भाग गया है। आज जो है दिल्ली में अब आपको जो है 1 करोड़ में कोई मकान ढंग का मिलेगा ही नहीं, जो स्थिति आ गई है इस समय। जो है आप 2 करोड़ भी कम ही लग रहा है, वहाँ जो है 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ इस टाइप का हो गया है। अब आम आदमी कहाँ से खरीदे मकान। अंत में बात करते हैं कार को लेकर। देखिए कार का सेल किस तरीके का रहता है इस अक्टूबर महीने में, ये काफ़ी अहम है और ये इकॉनमी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है, क्योंकि गाड़ियों का बिक्री कम होना अच्छा संकेत नहीं होता। इस बारे में हम लोग कई बार जिक्र कर चुके हैं कि जिस तरह से जुलाई अगस्त सितंबर में गाड़ियों की बिक्री कम हुई वो एक चिंता की बात थी। लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि इस महीने जो है 4 लाख गाड़ियां बिक जाएंगी, ऐसी उम्मीद है। अभी 2-3 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में जो है ये लोग जो है ज़बरदस्त डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब हर गाड़ियों में डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो है कुछ गाड़ियां जो ज़्यादा बिकी नहीं है उस पर जो है हेवी डिस्काउंट है। जैसे तरीके से देखिए कुछ गाड़ियां बहुत अच्छी कर रही है, कुछ गाड़ियां गंदी कर रही है। ओवरऑल अक्टूबर का में अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है इंप्रूव करता है तो ये हमारे इकॉनमी के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। ठीक है, इतनी ही खबर है आज, कल मिलते हैं।